डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन मैकेनिज़्म की, जिसमें हम इलोंगेशन और टर्मिनेशन जो प्रोसेस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे कि जो इलोंगेशन जो होता है उसमें कैसे पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण होता है, और टर्मिनेशन जिसमें वो रिलीज़ हो जाते हैं जब आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन बन चुकी है और आपका स्टॉप कोडन वहाँ पे आ गया है मैसेंजर आरएनए में। तो एलोंगेशन के 3 स्टेप्स होते हैं। पहली बाइंडिंग होती है एमिनो एसिड टीआरएनए की ए साइट पे, दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और तीसरा होता है राइबोसोम का ट्रांसलोकेशन। बाइंडिंग होती है टीआरएनए की, जो ए साइट है उस पर टीआरएनए आके जुड़ेगा, फिर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है पी साइट में, और उस तरह से मैसेंजर आरएनए ट्रांसलोकेट होके आगे की ओर मूव करता है। जो बाइंडिंग होती है ए साइड में किस प्रकार से होगी, जैसे ही आपका दूसरा जो टीआरएनए लेके आया है नेक्स्ट एमिनो एसिड ए साइट पे, तो वो रिकॉग्नाइज करेगा कोडोन को जो मैसेंजर आरएनए पे है, और ये जो बाइंडिंग होगी इसमें फैसिलिटेशन होगा ईएफटीयू का। जो एलोंगेशन फैक्टर टीयू है वो इसमें सहयोग प्रदान करते हैं और वो एनर्जी इस्तेमाल करते हैं जीटीपी की, ग्वानोसाइन ट्राईफॉस्फेट। अब जब ये बाइंडिंग होती है आपके सेकेंड टीआरएनए की ए साइट पे, तो यहाँ पे जीटीपी का विखंडन होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, और ईएफटीयू जीडीपी यहाँ से रिलीज़ होती है। ईएफटीयू जीडीपी यहाँ से रिलीज़ होके वापस से एंटर करती है ईएफटीएस साइकिल में। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है। सेकंड जो स्टेप है वो है पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण। जो एमिनो एसिड जो प्रेजेंट है टीआरएनए में पी साइट की, उसमें एफ में ट्रांसफ़र हो जाएगा टू टीआरएनए ऑफ ए साइट। अब जिससे कि एक पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सके, ये जो रिएक्शन है इसको कैटालाइज करता है पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। अब ये जो टीआरएनए है पी साइट में वो अनचार्ज हो जाएगा। तीसरा जो स्टेप है उसको हम राइबोसोम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, और इस स्टेप में पेप्टाइड बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हो गया उसमें राइबोसोम मूव होगा एक कोडोन अहेड अलोंग 5वें सिरे से तीसरे सिरे की ओर, जिससे कि जो डाईपेप्टाइड टीआरएनए है वो अपीयर करेगा ऑन पी साइट, और नेक्स्ट कोडोन जो होगा वो ए साइट में अपीयर करेगा। तो राइबोसोम एक कोडोन आगे की दिशा की ओर मूव कर गया 5वें सिरे से तीसरे सिरे की ओर मैसेंजर आरएनए में, जिससे कि डाईपेप्टाइड टीआरएनए में अपीयर होगा पी साइट में, और नेक्स्ट कोडोन होगा ए साइट में। अब जो अनचार्ज जो टीआरएनए है उसका एग्जिट होगा राइबोसोम से और वापस से वो एंटर करेगा साइटोसोल में। राइबोसोमल ट्रांसलोकेशन में ईएफजीजीटीपी ट्रांसलोकेज एंजाइम के माध्यम से चेंज होता है 3D स्ट्रक्चर राइबोसोम का, और कैटालाइज होता है मूवमेंट 5वें सिरे से तीसरे सिरे की ओर। जो कोडोन ए साइट में अब है वो रिकॉग्नाइज करेगा दूसरे एमिनो एसिड टीआरएनए को। अब जो डाईपेप्टाइड है पी साइट में वो ट्रांसफ़र हो जाएगा अब ए साइट में, तो 3 हो गए तो बन गए ट्राईपेप्टाइड। ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू होता रहेगा जब तक कि आपकी लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन निर्मित हो जाती हैं एमिनो एसिड्स की। तो इस तरह से हम इस डायग्राम से इस एलोंगेशन प्रोसेस को और विस्तार से देख सकते हैं कि किस तरह से आपके ए, पी और ई साइट यहाँ पे प्रेजेंट हैं, और आप देख सकते हो कि पी साइट पे आपके चेन का काम हो रहा है और निरंतर आपके ईएफटीयू जीटीपी टीआरएनए कॉम्प्लेक्स यहाँ पे निर्मित होता है, एक्टिवेशन होता है जीटीपीएस का, और जीटीपी का आपके हाइड्रोलिसिस होता है, टीआरएनए यहाँ पे वापस से एंटर करेगा तो उसका अकोमोडेशन होगा, फिर पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम के माध्यम से, फिर आपके ईएफजी जीटीपी का बाइंडिंग होती है, अगेन यू हैव जीटीपी हाइड्रोलिसिस, फिर ट्रांसलोकेशन होता है, मूवमेंट होता है राइबोसोम का, और ईएफजी जीडीपी यहाँ से रिलीज़ होते हैं और नेक्स्ट राउंड आपका शुरू होता है। तो इस तरह से ये जो राइबोसोमल इकाइयाँ हैं ये मैसेंजर आरएनए इसमें मूव करता रहता है, और मूवमेंट से ही आपके नए चेन का निर्माण होता रहता है, जिसमें हम उसको कहते हैं एलोंगेशन, जिसमें कि जीटीपी का उपयोग होता है एनर्जी का। नेक्स्ट जो प्रोसेस है जिसमें कि टर्मिनेशन होगा, जैसे ही आपके 3 टर्मिनेटिंग कोडोन्स या स्टॉप कोडोन्स आ जाते हैं ए साइट में, यूएजी, यूएए या यूजीए, तो दूसरे कोडोन्स की तरह प्रोकैरियोटिक सेल्स में एमिनो एसिड जो टीआरएनए है उसमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री कोई भी नहीं होता है। यूएजी, यूएए और यूजीए से कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस एमिनो एसिड टीआरएनए के एंटीकोडोन में नहीं होती है। इसीलिए वन ऑफ द 2 रिलीज फैक्टर्स RF1 या RF2
यहाँ पे बाइंड कर जाते हैं। RF1 जो होता है रिकॉग्नाइज करता है UAA और UAG को, और RF2 रिकॉग्नाइज करता है UAA और UGA को। थर्ड जो रिलीज़ फैक्टर होता है उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है असिस्ट करने के लिए RF1 या RF2 को जो इंटरेक्ट कर रहे हैं राइबोसोम के साथ में। तो आइदर आपके RF1 प्लस RF3 या RF2 प्लस RF3 बाइंड होते हैं, डिपेंड होता है कि एग्जैक्ट आपका टर्मिनेशन कोडॉन कौन सा है ए साइट में। RF1 या RF2 जब बाइंड करेंगे ए साइट में तो उस दौरान RF3 या GTP बाइंड करेंगी दूसरे स्थल पर। ये जो रिलीज़ फैक्टर हैं ये कॉज करते हैं पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी को, ट्रांसफ़र करते हैं पॉलीपेप्टाइड को एक वाटर मॉलिक्यूल से, ना कि एमिनो एसिड tRNA में, जिससे कि क्लीविंग होती है बॉन्ड की पॉलीपेप्टाइड और tRNA की पी साइट में। फ्री पॉलीपेप्टाइड अब लीव करेंगे राइबोसोम को, फॉलोड बाय mRNA और फ्री tRNA। राइबोसोम की इकाई डिसोसिएट करेगी 30S और 50S सब यूनिट में टू स्टार्ट ए न्यू ट्रांसलेशन अगेन। तो इस तरह से टर्मिनेशन प्रोसेस इनिशिएट होता है स्टॉप कोडॉन जो कि 3 हैं, और रिलीज़ फैक्टर्स के सहयोग से RF1, RF2 और RF3 के सहयोग से ये जब बाइंड करते हैं ए साइट में, तब आपके ये जो पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज जो एक्टिविटी है इसके सहयोग से पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज, रिलीज़ फैक्टर्स और स्टॉप कोडॉन्स एक तरह से ब्रेक डाउन करेंगे इकाइयों का, और आपके फ्री पॉलीपेप्टाइड लीव हो जाती है, mRNA और फ्री tRNA यहाँ से रिलीज़ हो जाता है और नया ट्रांसलेशन मैकेनिज़्म शुरू हो जाता है। तो इसको हम इस तरह से इस डायग्राम से विजुलाइज कर सकते हैं कि किस तरह से RF1 की यहाँ पे बाइंडिंग हो रही है इस राइबोसोमल इकाई से, फिर आपके RF3 यहाँ पे जुड़ता है, उसकी बाइंडिंग होती है, GTP का हाइड्रोलिसिस होता है, फिर RF3 यहाँ से रिलीज़ होता है, फिर RRF और EFG की बाइंडिंग होती है और डिसोसिएशन होता है इकाई का, छोटी इकाई और बड़ी इकाई का, और IF3 यहाँ पे आके जुड़ जाते हैं लास्ट में, तो जिससे कि आपके फर्दर जो ट्रांसलेशन का मैकेनिज़्म है वो टर्मिनेट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इस तरह से प्रोकैरियोटिक सेल्स में एलोंगेशन और टर्मिनेशन का प्रोसेस यहाँ पे चलता है बहुत ही सरल प्रारूप से। जो एलोंगेशन होता है उसमें हम देखते हैं कि एलोंगेशन फैक्टर्स इसमें इनिशिएट करते हैं और GTP का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक वैसे ही हम टर्मिनेशन में देखते हैं कि यहाँ पे भी GTP का इन्वॉल्वमेंट रहता है और रिलीज़ फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है। जैसे कि हमने इनिशिएशन में देखा था कि वहाँ पे इनिशिएटर फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो यहाँ पे एलोंगेशन फैक्टर्स और रिलीजिंग फैक्टर्स हमारे एलोंगेशन और टर्मिनेशन प्रोसेस में सहयोग प्रदान करते हैं। एलोंगेशन होता है पी साइट में, और जो ई साइट होती है वहाँ से वो रिलीज़ होते हैं आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन्स। तो इस तरह से आपकी राइबोसोमल सब यूनिट्स जो होंगी वो डिसोसिएट करेंगी और उनका डिसोसिएशन होगा, और आपके जो रिलीज जो फैक्टर्स हैं उनका जो इसमें सहयोग रहेगा, और उस तरह से आपकी डिसोसिएशन के बाद में नया जो चेन है वो यहाँ से एक नई जो साइकिल है वो वहाँ पे शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से बहुत ही सरल प्रारूप में एलोंगेशन और टर्मिनेशन का प्रोसेस प्रोकैरियोटिक सेल्स यहाँ पे इन फैक्टर्स के सहयोग से, एनर्जी के सहयोग से करती हैं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी सिंप्लीफाइड वे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।